तेरी बद्दुआ में वो असर नहीं है, तेरी बद्दुआ में वो असर नहीं है। मैं बीमार तो होती हूँ मगर मरती नहीं। नमस्कार, मैं रैना स्वागत करती हूँ आपका आर ओनली लव पर। तो कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज रिकॉर्डिंग का माहौल बन नहीं पा रहा बिकॉज़ बहुत शोर है बाहर, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए इसी कोशिश में एक रिकैप ले लिया जाए। कल्पना जब वहाँ उस जगह पहुँचती है तो पाती है ये तो बहुत अतरंगी जगह है, यहाँ के लोग अतरंगी हैं। वो कुछ अतरंगी लोगों से मिलती है, अतरंगी नहीं अजीब चीज़ों से मिलती है और गीतिका से भी मिलती है। कल्पना गीतिका को वहाँ छोड़कर उस आदमी के पीछे जाती है और वो एक जगह पहुँचती है। उस आदमी से कुछ पूछे उससे पहले गीतिका वहाँ पहुँचती है जिसका पीछा 3 लोग कर रहे हैं और उन तीनों में से एक गीतिका को हिट कर देता है, जिसके बदले कल्पना उन तीनों को रिटर्न करती है वो हिट, और अच्छे खासे अमाउंट में करती है। इस बीच वो आदमी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। कल्पना गीतिका को लेकर वहाँ से जल्द ही निकल जाती है क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। गीतिका के होश ज़रा हिल से गए हैं, उसके ब्रेन सेल्स ज़रा डगमगा गए हैं क्योंकि उसके चेहरे पर उसने हिट किया है और उसे वहाँ से फटाफट लेकर निकलती है कल्पना। रास्ते में उसे महसूस होता है कि गीतिका को शायद एक जगह रुकना ठहराव चाहिए, तो वो एक जगह रुकती है। गीतिका के चेहरे को एक चाय की टपरी पे रुकती है। गीतिका के चेहरे को वो अपने रुमाल से साफ़ करती है और बस यही है रिकैप। तो चलिए एक छोटी सी उड़ान ले ली जाए। गीतिका के चेहरे को जब वो अपने रुमाल से साफ़ कर देती है और एक पानी की बोतल उसके हाथ में थमाती है और ख़ुद जाकर वहाँ खड़ी हो जाती है जहाँ एक बाबा चाय बना रहे हैं। गीतिका पानी की बोतल लेकर ऐसे पानी पीती है जैसे न जाने कितने दिनों के बाद उसे पानी की बोतल पकड़ाई गई है। वो बहुत घबरा गई है या डर गई है। उसके इस एक्शन से, उसके चुप रहने से समझ में आ रहा है। दूर खड़ी कल्पना आँखों में एक विनम्र भाव लिए उसे देख रही है। इस गहराती रात की हल्की रोशनी में गीतिका का चेहरा चमक रहा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं मगर हवा के साथ बातें कर रहे हैं। उसकी गर्दन में जब वो पानी की घूंट ट्रैवल करती है तो एक दृश्य बनाती है, एक बीम बनाती है और कल्पना उसे देखती है और इस दृश्य ने कल्पना की आँखों को रोक लिया है। कल्पना की नज़रें अक्सर गीतिका के चेहरे पर, उसकी चिन पर रुक जाती हैं। आज भी वही हुआ है। कल्पना उस दृश्य को देख रही है और उसकी नज़रें गीतिका के चेहरे पर, उसकी चिन पर ठहरी हुई हैं। इन सब के बीच में वो चाय वाले बाबा जो हैं वो अपना प्रेजेंस रख देते हैं और कहते हैं, बेटा चाय तैयार हो गई। अपना सर 4 o'clock घुमाती है कल्पना और देखती है और देखते हुए कहती है, हाँ जी थैंक यू। वो एक चाय का ग्लास वहाँ से उठाकर दूसरा वहीं छोड़ देती है और जो उठाया है उसे हाथ में लेकर गीतिका के सामने आती है और वो ग्लास उसके सामने करती है और पूछती है, आर यू ऑल राइट? अब अपना सर बिना उठाए गीतिका उसकी बात का जवाब देती है, हाँ। फिर कल्पना कहती है, ये चाय पी लीजिए, आपको बेहतर फील होगा। ये सुनकर गीतिका अपनी गर्दन को उठाकर उसकी तरफ देखती है तो कल्पना कहती है, चलिए चलिए जल्दी पकड़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठंडी हो जाएगी चाय। गीतिका उसे देखते हुए बिना कोई आर्ग्यू करे चाय का कप पकड़ लेती है। ग्लास होता है ना टपरी वाला, वो। कल्पना जो है वापस जाकर
इधर उधर देखती है कि कहीं वो शैतान लोग यहाँ भी ना आ जाएं, और यहाँ अगर पहुँच गए तो बड़ा मसला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो अब वो यहाँ से भी जल्दी जल्दी निकलना चाहती है, और वो फिर इधर उधर देखते हुए ही अपनी चाय का गिलास पकड़ती है और वहीं टपरी की दीवार से लगा लगा लेती है अपने आप को। अब टपरी की दीवारें ईंट की तो होती नहीं है, तो वो हल्का सा लगाती है। उसकी नज़रें जैसे रुक सी गई हैं गीतिका पर। इधर उधर दौड़ कर वो गीतिका पर ही जाती हैं। गीतिका के उड़ते बालों को देखने लगती है। हल्की हवा अब थोड़ा सा तेज़ हो गई है, और उसके साथ साथ एक सफ़ेद कलर की सॉलिड वाली बूंद, समझे सॉलिड बूंद का मतलब, हाँ, बर्फ़ का एक छोटा सा कण, कण कह लीजिए, बूंद कह लीजिए, ड्रॉप कह लीजिए, कल्पना की ऊपरी हथेली पर पड़ता है, जिससे उसने चाय का गिलास पकड़ा हुआ है, और वो फट से ऊपर आसमान की तरफ देखती है और धीरे से बोल पड़ती है, ओह इट्स स्नोइंग नाउ। ये कह के वो अपनी गर्दन को सीधा आसमान से हटाकर सामने करती है, तो देखती है कि गीतिका अपने शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के इस ठंडी हवा को महसूस कर रही है। कल्पना ये फट से भांप जाती है कि उसे ठंड लग रही है। कल्पना की चाय ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। उस गिलास को वो वहीं रख कर आगे बढ़ती है। अपने कंधे पर से अपनी लेदर की जैकेट उतार कर वो गीतिका के कंधों से उसे उड़ा देती है। अपने ऊपर ठंड के बचने का एक लिहाफ पाकर गीतिका कल्पना के चेहरे की तरफ देखती है, तो कल्पना उसे देखकर बोल पड़ती है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कल्पना, क्योंकि कल्पना अच्छे से जानती है कि अगर बर्फ़ ने तेज़ी पकड़ ली और तेज़ गिरना शुरू कर दिया तो क्या होगा। तो गीतिका अपनी चाय पूरी ख़त्म कर चुकी है, और अभी जाके उसके ब्रेन सेल्स में मॉनिटरी सेल्स ने काम करना शुरू किया है, और ये स्नो भी शुरू हो गई है, थोड़ा तेज़ गिरने लगी है और सिहरन दे रही है। गीतिका जैकेट को एक हाथ से पकड़ के खड़ी होती है, और ये दोनों कल्पना की बाइक की तरफ बढ़ते हैं। रात बहुत खूबसूरत होती जा रही है। हवाओं के साथ साथ जब बर्फ़ के वो छोटे छोटे कण, जिसे कहूँ, वो छोटी छोटी बूंदें जब पेड़ों के पत्तों पर पड़ रही हैं तो बहुत खूबसूरती दे रही हैं। इन दोनों के बालों पर पड़ रही हैं। कल्पना अपने सर पर हेलमेट पहने हुए अपनी स्पीडी क्वीन पर बैठ जाती है, और धीरे से गीतिका भी बैठ जाती है, और कल्पना अपनी बाइक को स्टार्ट करती है। और अक्सर वो अपनी बाइक को बाइक नहीं बुलेट कहती है, तो वो अपनी बुलेट को स्टार्ट करती है और निकल पड़ती है। इस बार वो अपनी स्पीड को रोज से लोअर साइड पर रखती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो गीतिका से एक सवाल करती है, आपका घर किस जोन में है। और ये बोलकर वो चुप हो जाती है। कोई जवाब नहीं आता, जैसे ये बात गीतिका को सुनाई नहीं दी हो। और ये सच में है, उसके कानों में ये चल रही ठंडी हवा जो बाइक पर तेज़ हो गई है, और ठंडी भी, जाहिर है जब तेज़ होगी तो ठंडी भी होगी। वो सफ़ेद रंग की छोटी स्नो के गोले उसके बालों में फंस रहे हैं, जिससे उसके अ, जो सेल्स थे वो अगेन थोड़ा सा ढीले पड़ते नज़र आ रहे हैं। उसके कुछ रिएक्ट ना करने पर कल्पना साइड मिरर में देखती है और पाती है एक ऐसी पिक्चर, बिल्कुल शांत और सहज चेहरा। वो सबसे पहले ये देखकर अपने मन में कहती है, यकीन नहीं हो रहा, हर वक्त चिल्लाने वाली इतनी खामोश कैसे है, वो भी इतनी कामनेस के साथ। मगर इनका घर तो इन्हें ही पता होगा।
लगता है ब्रेन पर भी ठंड का असर हो गया इनके, मगर ब्रेन तो है ही नहीं इनके पास। कल्पना के ये वर्ड होते हैं। और कल्पना फिर कहती है, लेकिन पूछना तो इन्हीं से पड़ेगा। अपने मन की बातों को सोचते हुए कल्पना बाइक को डैशिंगली ब्रेक दे देती है, जिससे गीतिका कल्पना की सॉलिड बॉडी से टकरा जाती है, जिससे उसके सेल्स ज़रा लाइन पर आते हैं। उसके बालों में जो स्नो अटक गई थी, ठहर गई थी, वो नीचे झड़ जाती है और वो उसके हाथ ऑटोमेटिकली कल्पना के शोल्डर पर जाकर अटक जाते हैं और ये फट से बोल पड़ती है, आह, क्या आप ठीक से नहीं चला सकती बाइक? जब चलाना नहीं आता तो लेके क्यों घूमती हैं इसे हर जगह? कल्पना ये सुनकर धीरे से कहती है, ब्रेनलेस की ब्रेन सेल्स ठिकाने पर आ गए लगता है। कल्पना पीछे मुड़कर बोलती है, ये मत भूलिए कि आप मेरी ही क्वीन पर हैं और इसी ने आपको बचाया है। तो गीतिका जो है बाइक से फट से उतर जाती है और कहती है, हाँ तो ठीक है, उतर गई मैं आपकी इस क्वीन से, खुश। और मुझे अपनी आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी हेल्प की। कल्पना उसकी बात का जवाब देती है, ब्रेनलेस चुपचाप बैठिए। कल्पना को अच्छे से पता है कि अगर वो लोग यहाँ गलती से भी आ गए तो न जाने वो क्या करेंगे और क्या होगा, इसलिए वो इतना कह रही है गीतिका से। कल्पना फिर कहती है, जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बैठिए, जल्दी कीजिए। गीतिका अपना मुंह बनाकर कहती है, नहीं, मुझे नहीं बैठना। कल्पना अपनी आँखों को बंद करके दोबारा खोलती है, अपनी बाइक को एक हाथ से हैंडल करके दूसरे हाथ से गीतिका की कलाई को कस के पकड़ लेती है और उसकी पकड़ में बहुत ताकत होती है और उसको अच्छे से फील करती है गीतिका, जो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कल्पना फिर कहती है, मैं दोबारा नहीं कहूँगी आपसे, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप पहले ही 5 मिनट वेस्ट कर चुकी हैं, चुपचाप से बैठिए। गीतिका जो है वो हेलमेट में उसकी बड़ी बड़ी आँखें और अपनी कलाई पर उसकी पावर एक साथ महसूस करती है। उसकी पावर का नमूना वो अपनी कलाई पर देख रही है और चुपचाप से बैठ जाती है बाइक पर। कल्पना फिर एक बार पूछती है, किस तरफ जाना है घर के लिए? स्ट्रेट वॉइस में पूछती है गीतिका। ये भी तो किसी से कम नहीं है, वो भी स्ट्रेट वॉइस में बोलती है अपनी कलाई को सहलाते हुए, राफ्टिंग पॉइंट। ये कहकर गीतिका अपने मन में बोलती है, एरोगेंट तो है ही, ऊपर से क्रूर भी है। कल्पना अपनी बुलेट को राफ्टिंग पॉइंट की तरफ मोड़ लेती है। ये जो हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी, अब उसने और ज़ोर पकड़ लिया है और इसके चलते गीतिका ने अपने दांतों को ज़ोर से आपस में गले मिला दिया है, जबकि उसने कल्पना की लेदर जैकेट भी पहनी है। फिर भी उसकी बॉडी में हल्का सा कंपन शुरू हो गया है। अपने सामने बैठी सीधी और बुलंद गर्दन किए हुए रास्ते पर अपनी आंखें जमाए हुए कल्पना को देखकर कहती है गीतिका अपने मन में, बॉडी भी पत्थर जैसी है और दिल भी वैसे ही होगा। ये धीरे से कहना और अपनी आँखों को मलकाना ये करती है गीतिका। तो कल्पना कहती है कि क्या कुछ कहा आपने? गीतिका हैरान हो जाती है कि मैंने तो मन में कहा, इसको कैसे पता चला? ये बात को बदलते हुए कहती है, हाँ कहा, स्टॉप है। अब वो यहाँ रुकने के लिए कहती है गीतिका। ये सुनकर कल्पना अपनी बुलेट को रोक देती है। गीतिका बाइक से नीचे उतर जाती है, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से बांधे हुए कहती है, मेरा घर आ गया। अपनी गर्दन को लेफ़्ट साइड पर 3 o'clock घुमाकर कल्पना सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। गीतिका पीछे मुड़ती है और एक कदम आगे बढ़ाती है। तभी कल्पना बोल पड़ती है, दूसरों को मैनर्स का पाठ पढ़ाना बहुत आसान है। कल्पना के तंज को सुनकर गीतिका अपने कदम रोक लेती है और पीछे मुड़ती है।
वो अच्छे से समझ रही है कि गीतिका के तंज का क्या मतलब है। पहले और मुड़ती है, अपने आप को मोड़ती है। इससे पहले कि वो कुछ बोले, कल्पना फिर बोल पड़ती है। किसने कहा था आपको यहाँ आने के लिए, और क्यों आई आप? हाँ, आपकी वजह से वो आज हाथ से निकल गया। ये सुनकर गीतिका को गुस्सा आता है और उसके कान जो भी ठंडे पड़ रहे थे वो गर्म होने लगते हैं, और वो कहती है, मैं आप आप क्यों आए मेरे बीच में? और आप खुद ही कहती रहती है ना कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, तो आप क्यों मेरे पीछे पीछे चली आती हैं, या मेरे आगे आगे क्यों चली आती हैं, और मेरे काम में क्यों बीच में आ जाती हैं? आप आई हैं, मैं नहीं। अब गीतिका की ये बात सुनकर अपनी भवों को थोड़ा ऊपर चढ़ाकर कहती है कल्पना, काम? जब काम बोल पड़ती है गीतिका तो काम को ही पकड़ लेती है कल्पना, और काम की बात को अब टालते हुए गीतिका उसकी बात का जवाब देती है, काम नहीं, और वो ना जाने कौन सी लड़की को ढूंढ रहे थे और उसके चक्कर में वो मेरे पीछे लग गए। ये सुनकर कल्पना का संदेह सच हो जाता है। उसे पहले से पता था कि ये तीनों वही हैं जिनको मैं चकमा देकर आई हूँ, और ये तीनों इसके पीछे भाग रहे हैं। और उसे पता लग जाता है क्योंकि उस कमरे में वही थी, इनके एक साथी को वही बेहोश करके आई, और वही उथल पुथल करके आई है उस कमरे में। तो उसे मालूम है, और वो समझ जाती है कि आज गीतिका जब उन तीनों के बीच में फंसी तो वो उसकी जगह नहीं थी, कल्पना की जगह थी। और इस बात को एक्सेप्ट करती है कल्पना, और इसी बात को टालने के लिए वो आर्ग्यू पर वापस आ जाती है और कहती है, मुझे आपके काम से और आपसे कुछ नहीं लेना देना। तो मैंने पहले भी कहा था, मेरे रास्ते में मत आइए, मुझसे दूर रहिए। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती? हाँ, याददाश्त कमज़ोर हो गई है लगता है आपकी। और अगर कमज़ोर हो गई है तो अपने जो पॉइंट, जो आपने अपना प्लान बोर्ड बना रखा है, उस पर पॉइंट बनाकर क्यों नहीं लिखती? हाँ। ये सुनकर गीतिका, जैसे कि मैंने कहा, जो इसके कान ठंडे पड़ रहे थे अब गर्म होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने दांतों को पीस कर, हथेलियों को बांध कर गुस्से में देखती है कल्पना को और कहती है, मुझे और मेरे काम को कोई शौक़ नहीं है आपके सामने आने का। तो कल्पना इसकी बात का जवाब देती है, कहती तो बार बार हैं आप, मगर इसको प्रेसेस में नहीं डालती, क्यों? गीतिका ये सुनकर अपने होंठ खोले उससे पहले ही कल्पना बोल पड़ती है, रिलैक्स रिलैक्स, मैं समझ गई, सिस्टम ही करप्ट है तो प्रोसेसिंग कहाँ से होगी? जाइए जाइए, अंदर जाइए, वरना जो भी बचा कुचा सिस्टम है क्रैश हो जाएगा, जाइए। ये कहते हुए कल्पना अपना हेलमेट सर पर टिकाकर अपनी बुलेट स्टार्ट करके यहाँ से चली जाती है, और गीतिका अपने वर्ड्स अपने अंदर लिए ही यही खड़ी रह जाती है। अपने ना बोलने की फ्रस्ट्रेशन को गीतिका अपनी लेफ़्ट वाले पैर को ज़मीन पर मार कर निकाल कर कहती है, इसे इतना घमंड क्यों है अपने आप पर? ये क्या समझती है खुद को? एरोगेंट, घमंडी औरत कहीं की। ये कह के वो घर के अंदर जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि रात काफ़ी हो गई है और माँ बाबा पता नहीं जगे होंगे या नहीं, और वो जाती है दरवाजे पर और नॉक करती है। उसने अपने नॉक करने का तरीका अपने पेरेंट्स को पहले से बताया हुआ है, चेताया हुआ है। आफ्टर ऑल जर्नलिस्ट है, इतनी तो सतर्क रहेगी ना। बाबा आके डोर ओपन करते हैं, और गीतिका कहती है बाबा को देखकर, बाबा इतनी जल्दी दरवाज़ा ओपन किया, आप सोए नहीं? तो बाबा कहते हैं, श्श, धीरे बोलो, माँ जग जाएगी। गीतिका अपने होठों पर उंगली रख लेती है। ये सुनकर बाबा दरवाज़ा धीरे से बंद कर देते हैं। तब गीतिका कहती है, बाबा आप क्यों जगे हुए हैं? हाँ, चलिए जाइए, सो जाइए।
तो बाबा इसकी बात का जवाब देते हैं, जिसका बेटा आया ना हो वो कैसे सो जाए। अपने बाबा के सामने आकर गीतिका कहती है, अभी बेटा आ गया ना, हाँ आप जाइए सो जाइए। बाबा जो है गीतिका के होठों पर लगे एक दाग को देख लेते हैं और वो उस पे अपना थंब रख कर कहते हैं, ये क्या हुआ है बेटा। कल्पना को थोड़ा हर्ट हो जाता है जब वो छूते हैं, तो वो कहती है, सॉरी गीतिका को हर्ट हो जाता है जब वो छूते हैं, तो गीतिका कहती है, आउच, ये तो मुझे याद ही नहीं है। ये कहकर वो बाबा के हाथ पर हाथ रखती है और अपने हाथों में उनका हाथ पकड़ लेती है अपने चेहरे से हटाकर, तो और कहती है, वो बाबा वो, अब वो क्या कहे, वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ती है। फिर उसका दिमाग जो है काम कर देता है और कहती है, वो बुक गिर गई थी शेल्फ से आज लाइब्रेरी से उतारते वक्त। हॉल में इतनी तेज़ लाइट नहीं जल रही कि प्रॉपर उसका ज़ख्म दिखे। तो बाबा कहते हैं, बेटा। तो गीतिका कहती है कि बाबा मैं ठीक हूँ, इससे पहले माँ जग जाए, आप जाओ। गीतिका बाबा का हाथ पकड़ के उनके रूम तक ले जाती है और कहती है, मैं खाना खा लूँगी। बाबा कहते हैं, बेटा ध्यान रखते क्यों नहीं हो, इतना ही कहते हैं। उससे पहले और कुछ बोलें बाबा या वरिड हों। गीतिका कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। और वो ये कहकर अपने बाबा के सीने से लग जाती है और बाबा कुछ नहीं कह पाते, कुछ नहीं कर पाते और वो फिर अपने रूम में चले जाते हैं। गीतिका अपने रूम में आ जाती है। वहाँ कल्पना अपने घर पहुँचती है और तभी अभी का कॉल आ जाता है और कल्पना कॉल उठा कर कहती है, हाँ अभी। अभी कहते, तू कहाँ चली गई है, हाँ और तेरा फ़ोन नहीं लग रहा, तू पांडा पागल है, आर यू ओके। तो कल्पना कहती है, रिलैक्स अभी, आई एम फाइन, बस एक जगह अटक गई थी और वहाँ मेरे ख्याल से नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा, तो सॉरी तुम सबको मैंने परेशान किया। तो अभी कहता है, इट्स फाइन पांडा, तू घर पर है पहुँच गई। तो कल्पना कहती है, तो अभी कहता है, रोजा थैंक गॉड। तो कल्पना कहती, तुम लोग घर पहुँच गए या नहीं। तो अभी कहता है, हाँ बस अमीज है मेरे साथ, उसको छोड़कर मैं घर ही जाता हूँ। पता है वो कितना वरीड हो गया है तुझे लेकर। तो कल्पना जो है वो मुस्कुराते हुए कहती है, बस कर, उससे क्या रिलैक्स करे। तो कल्पना की बात का जवाब देता है अभी, ओके, सुन ही रहा है वो, खुद ही बोल दे। तो कल्पना कहती है, अमीज रिलैक्स, टेक केयर एंड टेक अ 12 डिग्री। ये सुनकर ये दोनों, इनफैक्ट ये तीनों ही मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं और ये दोनों एक साथ कहते हैं, या 12 डिग्री। और ये कहकर ये लोग कन्वर्जेशन को ख़त्म कर देते हैं। फ़ोन नीचे रखने के बाद वो बाहर खिड़की की तरफ देखती है। इतने में अम्मा चाय लेकर अंदर आती हैं। अम्मा कल्पना के पास पहुँचे इससे पहले वो अपने कदम आगे बढ़ाकर अम्मा के हाथ से चाय ले लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच अम्मा, अब जाकर आप सो जाइए। तो अम्मा कहती है, तू ठीक है ना बेटा। तो कल्पना कहती है, बिल्कुल, देखिए आपके सामने हूँ, चलिए अब जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए जाइए सो जाइए। यहाँ भी वो टाइम वेस्ट की बात करती है और अम्मा चली जाती हैं अपने रूम में। अपना कप लेके अपनी बालकनी में आती है कल्पना और बाहर मौसम का मिजाज वैसा ही है जैसा अभी कुछ देर पहले था, कुछ बदला नहीं है। अभी कुछ देर पहले जो हुआ वो एकदम से कल्पना के चेहरे के सामने से निकलना शुरू कर देता है और वो बोलती है, वो हाथ से निकल गए वरना आज गौरव तक पहुंच गई होती मैं। इस सारा काम जर्नलिस्ट की वजह से बिगड़ गया। ये क्यों मुझसे मिल जाती हैं, क्यों मुझसे टकरा जाती हैं। मैं नहीं चाहती इनसे मिलना, इनसे टकराना, फिर क्यों। ये कहते हुए अचानक से गीतिका का वो चेहरा कल्पना की नज़र के सामने आ जाता है
जिस पर चोट लगी है, और उसकी बातें वहीं रुक जाती हैं और बदल जाती हैं। अब वो कहती है मगर उन्हें वो चोट नहीं लगनी चाहिए थी, बिकॉज़ वो शायद कहीं ना कहीं मेरी वजह से लगी है। कल्पना इस बात से परेशान हो रही है कि उसकी वजह से गीतिका को चोट आई है। वहाँ गीतिका के पास सूरज का कॉल आता है। वो फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ सूरज बोल। सूरज उसको कहता है, तुझे कॉल किया मैंने कितना, तेरा कॉल नहीं लग रहा था। हाँ सूरज, वहाँ नेटवर्क का इश्यू होगा, बोल। तू ठीक तो है? क्या हुआ, तेरी आवाज़ इतनी डाउन लग रही है। गीतिका उसकी बात का जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तू बोल ना। तो सूरज कहता है कि तुझे बाद में मिला। गीतिका कहती है, नहीं यार, नहीं मिला। जिसे मिलना था वो मिलता नहीं है, जिससे मैं नहीं मिलना चाहती वो मेरे सामने आ जाता है। उसकी बात को सुनकर सूरज कहता है, कौन आ गया तेरे सामने? ये सब छोड़, मुझे दूसरा क्लू मिला है और ये कल का है, और हो सकता है हम इसकी गिरोह तक पहुंच जाएं। गीतिका कहती है, वाट, तू सच कह रहा है? तो सूरज कहता है, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं तुझे ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और हाँ इस बार हमारे पास चेहरा भी है। तो गीतिका ये सुनकर खुश होती है और कहती है, अच्छा फटाफट भेज मुझे। तो सूरज कहता है, और हाँ हमें कल सुबह जल्दी ही निकलना होगा, बिकॉज़ वो लोग यहाँ से निकलने के चक्कर में हैं। उनका एक गिरोह यहाँ से कुछ बच्चों को लेकर जा रहा है, और अगर इस वक्त वो पकड़ा नहीं गया तो वो बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इनफैक्ट वो सारे हमारे हाथ से निकल जाएंगे गीतिका। तो गीतिका कहती है, ओके फाइन, तो मुझे इस मैसेज फॉरवर्ड कर, हम सुबह ही निकलते हैं। हम अपने बच्चों को इनको नहीं ले जाने देंगे, देखते हैं कैसे निकलते हैं ये लोग यहाँ से। सूरज कहता है, ओके डन, मैं तुझे 4:30 पे मिलता हूँ। तो गीतिका कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तेरा जाना ज़रूरी है। तो सूरज कहता है, हाँ मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकता वहाँ, वो ख़तरे से खाली नहीं है। तो गीतिका कहती है, ओके ठीक है यार, लेकिन सुन, इसका क्या हुआ, इस पॉलिटिशियन का? तो सूरज कहता है, रिलैक्स, ब्रांचर सर ने कहा है कि वो आर्टिकल दोबारा नहीं छपना चाहिए, या उस चीज़ को लेकर दोबारा कोई आर्टिकल नहीं छप, इनफैक्ट उन लोगों का नाम उस आर्टिकल में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर गीतिका का पारा और गर्म हो जाता है, और वो कहती, क्या ब्रांचर सर ने ये बोला? तो सूरज कहता, हाँ आई कांट बिलीव दिस, मैं उस आर्टिकल को नहीं छोड़ूंगी और उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा आर्टिकल छपेगा और उन लोगों के साथ छपेगा। सूरज कहता है, गीतिका रिलैक्स, अभी कल के बारे में सोच, ओके। तो गीतिका कहती है, हाँ ठीक है, चल ठीक है, तू सो जा, गुड नाइट। और ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। गीतिका फ़ोन कट करने के बाद फिर से सोचने लगती है जो आज हुआ उसके बारे में, और उसके दिल, उसके दिमाग, उसकी नज़रों के सामने वही वाला सीन आता है जब उस आदमी ने उस पर हाथ उठाया और वो घूमते हुए जाके कल्पना की बाहों में गिर गई। वो हल्का हल्का सा उसे नज़र आ रहा है, वो हल्का हल्का सा उसे एहसास हो रहा है कि कल्पना ने किस तरह फ़ाइट किया उन तीनों के साथ और इसको बचाया। और इसका मन कह रहा है कि हाँ कल्पना ने इसे बचाया। अपने मन को ये इग्नोर करते हुए, उसे अलग करते हुए कहती, नहीं उसने थोड़ी बचाया मुझे, कोई भी होता उसकी जगह तो वो यही करता। नहीं, बिल्कुल नहीं, एरोगेंट लेडी है वो, क्रूर है वो। ये कहते हुए वो अपनी कलाई को देखती है। उसकी कलाई पर कल्पना की 3 उंगलियां छप चुकी हैं। कल्पना ने इतनी पावर से रिस्ट को पकड़ा कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हुआ और वहाँ निशान पड़ गया। गीतिका उसे देखकर अपनी भवों को ऊपर उचकाते हुए कहती है, सी कितनी एरोगेंट और कितनी क्रूर है, ये मेरी रिस्ट बता रही है।
वो ये सांस भरते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखती है और कहती है, दोबारा उससे मुलाकात मत कराना, मैं नहीं चाहती उससे मिलना। और वो उसके शब्द कि मुझसे दूर रहो, मुझसे मिलो मत। मुझे शौक़ नहीं है कोई उसके पास जाने का, मगर ये मेरी किस्मत न जाने क्यों उससे बार बार मिलवा देती है। अब नहीं मिलना मुझे उससे, नहीं। और ऐसे ही आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाए वो आंखें बंद कर लेती है। यहाँ गीतिका के ख़याल से निकलकर कल्पना दूरभाष को कॉल करती है। कनेक्टिंग दूरभाष, कनेक्टिंग पांडा। दूरभाष, वो हाथ से निकल गया मेरे। पांडा, आप अकेले गए थे? यस। ये सब बातें छोड़ो दूरभाष, अभी मुझे आपकी दोबारा हेल्प चाहिए और मुझे जल्द से जल्द नेक्स्ट क्लू चाहिए। तो प्लीज़ कुछ करिए, बिकॉज़ मुझे गौरव को लेकर बहुत बहुत बैड वाली फीलिंग आ रही है। प्लीज़, मैं ये फीलिंग इतनी देर तक हैंडल नहीं कर सकती। प्लीज़ कुछ करिए। उसकी इस बात को सुनकर दूरभाष कहते हैं, ओके पांडा, मुझे कुछ टाइम दो। नहीं दूरभाष, टाइम नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ ये ऑफिशियल वर्क नहीं है, वरना मैं आपको ऑर्डर देती कि मुझे आधे घंटे में दूसरा क्लू चाहिए और आधे घंटे में से आप 1 मिनट वेस्ट कर चुके हैं। तो जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। लेकिन अभी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे क्लू दीजिए। दूरभाष जो है कल्पना की बेचैनी को समझते हुए कहते हैं, पांडा, मैं आपकी बेचैनी को समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको आधे घंटे में अपडेट करता हूँ। ओके दूरभाष, डिस्कनेक्ट। ये कहकर वो अपना सेल फ़ोन कट कर देती है और टेबल पे रख देती है। बाहर दोबारा वो आसमान की तरफ देखती है, अपनी हथेली को आगे करती है। हाँ, वो अपनी बालकनी से बाहर अपनी हथेली को करती है और उसकी हथेली पर जब बर्फ़ की बूंदें पड़ती हैं तो वो अपनी हथेलियों को बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी हथेलियों को बंद करती है, उसके लब मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके कहती है, जैसे उसे कुछ याद आया हो, कुछ बेहतरीन, कुछ प्यारा, बहुत प्यारा याद आया हो। तो बस वो कहती है उसी एहसास को फ़ील करते हुए, आपको बर्फ़ कितनी पसंद थी ना। और बस वो अपनी आंखें बंद करके इस बर्फ़ को महसूस करने लगती है। आज के भाग में इतना ही रखती हूँ। कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द इस भाग को पूरा कर सकूँ। तो किसकी याद आ रही है कल्पना को? क्यों ये ना चाहते हुए मिल रहे हैं? क्या गौरव मिल जाएगा? जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआ करिए। हो सकता है आपकी दुआ आपको पता भी न चले और किसी की हेल्प कर जाए, किसी का अच्छा कर जाए, किसी को बेहतर फ़ील करा जाए, इन शॉर्ट किसी को लग जाए। तो बस इतना ही कहना है। क्या करूं, कह कह के मैं थक चुकी हूँ आप लोगों से। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।